सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। मैं तुमको उस वालदुल हराम के तुखम के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस काम के बाद अगर मैं मर भी गया तो मुझे अपनी मौत पर कोई अफसोस नहीं होगा। काम की नौयत क्या है? तुम्हें मेरी बीवी को इसकी कैद से आजाद कराने का वादा करना होगा। तुम्हारी बीवी? हाँ, उसने हकारत से जवाब दिया। आज से 2 साल पहले मैं उस हरामी कुत्ते का ड्राइवर था। वो सूर का तुखम मुझ पर बहुत भरोसा करता था। दिन रात मुझे उसकी खिदमत अंजाम देनी पड़ती, इसलिए उसने मुलाजमत के कुछ दिनों बाद ही मुझे अपने बंगले में एक सर्वेंट क्वार्टर दे दिया। और उसके बाद उसकी नज़र मेरी बीवी पर पड़ गई, जो बहुत खूबसूरत और मासूम थी। औरत के सिलसिले में वो माँ का कसम इतना बदनीयत वाक़या हुआ कि शायद नशे की हालत में अपनी बहन की शिनाख्त भी न कर पाए। और मेरी मासूम बीवी को बर्बाद करने के बाद उस मरदूद ने कुछ तस्वीरें भी बना ली थी, जिसके जरिए मुझे आज तक ब्लैकमेल कर रहा है। तुम्हारी बीवी कहाँ रहती है? मैंने पूछा। बाहर से गोलियों की आवाज आना बंद हो चुकी। मुझे नहीं मालूम उसने उस गरीब को कहाँ रखा है, लेकिन उसने वादा किया था कि इस फेरे की कामयाबी के बाद वो उसे आजाद कर देगा। क्या उसकी आजादी के बाद तुम उसे कबूल कर लेते? मैंने बनता हुआ अंदाज इख्तियार किया। हाँ, उसने होंठ भींच कर जवाब दिया और फिर बड़े कर्ब से बोला कि ये और बात है कि उसके बाद मैं उसे गोली मारकर अपना खात्मा भी कर लेता। क्या तुम्हें यकीन है कि इस बार की कामयाबी के बाद तुम्हारी बीवी तुम्हें वापस मिल जाती? क्या मतलब? उसने वजाहत तलब नजरों से मेरी सिमत देखा। मेरा ख्याल है कि नाजायज तजारत में जो अफराद काम के नहीं रह जाते, उनकी हैसियत भी रेस के घोड़ों जैसी होती है, जिन्हें गोली मारकर जिंदगी की कैद से हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाता है। मैंने उसे उकसाने की कोशिश की। यह भी हो सकता है कि उसने तुम्हारी बीवी को अपना काम निकल जाने के बाद पहले ही ठिकाने लगा दिया हो। मरीज की निगाहों में नफरत के शोले नाच उठे और फिर उसने मुझे बोशन की जोसेफ के बारे में अपनी एक मालूमात से आगाह करने के बाद कहा, क्या तुम मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दोगे? वो क्या? मैं उस सूर के बच्चे को अपने हाथों से गोली मारना चाहता हूँ। तुम्हारी ये ख्वाहिश हालात के ऐन मुताबिक है। हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ दिनों तक हमारी कैद में रहना पड़ेगा। उस वक्त तक के लिए जब तक बोशन तुम्हारी तलाश में थक हार कर बैठ नहीं जाता, मुझे मंजूर है। क्या तुम्हारा नाम बरीराम है? तुम्हें यह नाम कहाँ से मालूम हुआ? पैसेंजर लिस्ट है। मैंने अपने फर्जी सवाल को निभाने की खातिर कहा। मैं गई हरिराम से वाकिफ नहीं हूँ। मेरा नाम शर्मा है, कृष्ण शर्मा। और उसने सर्द लहजे में जवाब दिया। और ठीक उसी वक्त एम्बुलेंस को इतना शदीद झटका लगा कि मरीज को अगर मैंने बर वक्त संभाल ना ही लिया होता तो वो उछल कर फर्श पर ही गिरा होता। खुद मैं भी अपनी पोजीशन बरकरार ना रख सका। ऑटोमेटिक मेरे हाथ से निकल चुका और मैंने मरीज की जानब देखा। उसकी आंखें बंद थी। गालबन वो बेहोशी की हालत से 2-4 हो गया था। अब परेशानी की बात नहीं। मास्टर की आवाज उभरी। हम कच्चे रास्ते पर उतर चुके हैं। जो लोग हमारे ताक़ुब कर रहे थे, मैंने जल्दी से पूछा। उनका अब दूर दूर तक कोई निशान नहीं। मास्टर की ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया और मैंने टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑफ कर दिया। एम्बुलेंस एक जमीन दोज कुशादा कमरे में जाकर रुकी थी। गालबन वहां के दरवाजे रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किए जाते थे। जो गाड़ी किसी भी जगह नहीं रुकी थी। मैंने नीचे उतरकर देखा। वो कमरा बीक वक्त बेडरूम भी था और ड्राइंग रूम भी। कृष्ण शर्मा को मैंने मास्टर की मदद से गाड़ी से नीचे उतारकर बिस्तर पर लेटा दिया। वो अभी तक बेहोशी की कैफियत से 2-4 था और लंबे लंबे सांस ले रहा था। अगर मैंने उसकी गुफ्तगू टेप ना की होती तो यकीनन मुझे उसकी बेहोशी की तशवीश होती, लेकिन अब मैं ज्यादा परेशान नहीं था। क्या तुम्हें यकीन है कि हमारा ताक़ुब नहीं किया गया? मैंने मास्टर की से पूछा। अगर किया गया होता तो अब तक शायद ये अमारत एक धमाके से खत्म हो चुकी होती। मास्टर की ने कहा, तुम शायद भूषण की पार्टी और उसके पालतू शिकारी कुत्तों से वाकिफ नहीं हो। वो पाताल में भी अपने शिकारी को जिंदा रहने की मोहलत नहीं देते। क्या यहाँ किसी डॉक्टर या सर्जन का फौरी तौर पर बंदोबस्त नहीं हो सकता? क्यों?
ये मरीज हमारे लिए बहुत अहम है, अगर ये मर गया तो एक कार आमद गवाह हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैंने अपना माजी ज़मीर बयान करते हुए कहा, इसकी बेहोशी मेरे लिए परेशान कुन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मास्टर की किस पाठ लहजे में कहा। फिर बड़े सफाक लहजे में मरीज की सिमत घूरते हुए बोला, वैसे भी बास का हुक्म था कि इसे अगवा करने के बाद गोली मार दी जाए, लेकिन हीरे जवाहरात का सबूत, फिक्र मत करो। इसने बदस्तूर मरीज की तरफ देखते हुए कहा, अभी कुछ देर में यहाँ एक सर्जन और कैमरामैन भी पहुंचने वाले हैं और हम इसकी बाकायदा मूवी बनाएंगे और सर्जन और मूवी बनाने वाले हमराह हमारे गवाह होंगे। लेकिन सॉरी, मैं बास के हुक्म का पाबंद हूँ। वैसे भी इस मरीज की अहमियत हमारे लिए खत्म हो चुकी है। और फिर मैंने देखा कि कृष्ण वर्मा ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। उसकी निगाहों में मौत के साए सिमट आए थे। नहीं नहीं, वह हदयांदी अंदाज में बोला, मुझे गोली मत मारो, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, उसके बाद तुम कहोगे तो मैं खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूंगा। अगर मैं मर गया तो मेरी आत्मा गीता के लिए भटकती फिरेगी। गिप्ता, मैंने उसे वजाहत तलब नजरों से देखा। मेरी धर्म पत्नी का नाम है। वो होंठ काटते हुए बोला, घबराओ नहीं, हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने देंगे। मास्टर की ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम वाकई बेहोश हो या बेहोशी का ढोंग रचाकर हमारी बातें सुनना चाहते हो। कृष्ण वर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम वाकई हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो। मैंने मास्टर की को तारीफी नजरों से देखा, लेकिन कभी कभी हालात के पेश नजर मैं बच्चों की बात पर भी मजबूरन यकीन कर लेता हूँ। वो मैंने खेद लहजे में बोला, क्या मतलब ये कि तुम नंबर 3 नहीं हो। मास्टर की ने कहा, बास भी मेरी तरह कोई काम अधूरा नहीं करता। नंबर 3 की शिनाख्त मुझे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले करा दी गई थी। फिर हालात ही ऐसे थे कि मुझे तुम्हारे कहने पर अमल करना पड़ा। इस वक्त ज्यादा सोचने का मौका भी नहीं था। एक लम्हा जाया हो जाता तो शायद हमारी कामयाबी नाकामी में बदल चुकी होती। बोशन और लाम मिनिस्टर पर क्या बीती, मैंने अपनी मालूमात की खातर पूछा। उन्हें वीआईपी लॉन्ज में जो मशरूब पेश किया गया था उसमें बेहोशी की दवा भी शामिल थी। चुनाचा वो इस वक्त किसी बड़े अस्पताल के वीआईपी रूम में इत्मीनान से पड़े बेहोशी की नींद सो रहे होंगे। हमारे दरमियान अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि कमरे में यकलख्त सब्ज रंग की रोशनी का तेज धमाका हुआ। मैं उछल कर एक कदम पीछे हो गया और मेरी गिरफ्त जेब में पड़े हुए ऑटोमेटिक पर मजबूत हो गई। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, मास्टर की ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक किस्म का सिग्नल था जो इस बात की निशानदही करता है कि हमें अब कोई खतरा लाहक नहीं और गालबन हमारा मतलूबा आदमी भी बाहर मौजूद है। और फिर उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। मास्टर की का अंदाजा गलत नहीं था। दरवाजे पर 6 अदद अफराद मौजूद थे, जिनमें से 2 की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी और 3 नकाब पोश थे। वो सब हाथों में मशीन गन लिए उनको कवर किए हुए खड़े थे। उनके अंदर आते ही खुद का दरवाजा फिर बंद हो गया और फिर एक नकाब पोश ने आगे बढ़कर दोनों अफराद की आंखों की पट्टियां खोल दी और वह दोनों ही फटी फटी नजरों से माहौल का जायजा ले रहे थे। उनके चेहरों पर खौफ और दहशत की तमाम तर इलामतें पूरी शिद्दत से मौजूद थीं। उनमें से एक शख्स जो शूट में मलबूस था और सूरत व शक्ल से साहिब हैसियत नजर आ रहा था, उसकी निगाहें बिस्तर पर पड़े मरीज पर जम गई। शायद अब वो जबरदस्ती वहां लाए जाने का मकसद समझ गया था। वक्त जाया मत करो सर्जन दाऊदी, मास्टर की ने उसे घूरते हुए कहा। मुझे अफसोस है कि हालात के तकाजे ही कुछ ऐसे थे कि हमें तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लाना पड़ा। आम हालात में शायद तुम कभी हमारे लिए खिदमत अंजाम देने पर आमादा ना होते। मुझे क्या करना होगा? वो शख्स जिसे सर्जन दाऊदी कहकर मुखातिब किया गया था जल्लाए हुए लहजे में बोला। हमारे इस मरीज का एक छोटा सा ऑपरेशन, मास्टर की ने संजीदगी से कहा। इसकी एक रान पर ऑपरेशन के टांके लगे हुए हैं। तुम्हें उन टांकों को खोलकर अंदर के जख्म की सफाई करनी होगी और ये मूवी कैमरा ये तमाम सूरत हाल की मंजर कशी करेगा ताकि सुंदर रहे और बर वक्त जरूरत काम आए। आईसी, सर्जन दाऊदी ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम लोग यकीनी तौर पर किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस हो और मुझे भी इसमें शरीक जाहिर करके ब्लैकमेल करना चाहते हो। बात अगर गैर कानूनी ना होती मेरे दोस्त, तो इस वक्त ये मरीज यहाँ होने की बजाय तुम्हारे ऑपरेशन थिएटर रूम में होता। मास्टर की ने बड़ी साफ गोई से जवाब दिया। रहा तुम्हें अपने जुर्म में शरीक करके ब्लैकमेल करने का मसला, तो मेरे तीनों नकाबपोश भी ऑपरेशन के वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द मशीन गने ताने खड़े होंगे। क्या ये इस बात का सबूत नहीं होगा कि तुम्हें खुद का असला के जोर पर यह सब कुछ करने पर मजबूर किया है? सर्जन दाऊदी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर अपना इरादा मुलतवी कर दिया। शायद उसे यकीन हो गया था कि उसे जिस मकसद के लिए अगवा किया गया उसकी तकमील किए बगैर उसकी गुलो खलासी ना होगी। वो मरीज के करीब जाकर उसकी रायन का मुआयना करने लगा, जहां कोहनी पर बंधी हुई मूवी बनाने वाले की हालत गैर हो रही थी। वो कैमरे का बोझ नहीं बल्कि खौफ का रिएक्शन था जिसके बायस
वो कांप रहा था। खुद को संभालो मास्टर की ने सर्द लहजे में मूवी वाले को मुखातब किया। कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमेशा के लिए तुम्हारी छुट्टी करके तुम्हारे काम अपने किसी आदमी को सौंपना पड़े। नहीं नहीं, वो जल्दी से खुद को संभालते हुए बोला, तुम जाओ, जो चाहोगे मैं वही करूंगा। एक नकाबपोश ने मेडिकल बक्स सर्जन वाउदी के करीब ले जाकर रख दिया और फिर वो तीनों राइफलें थामे इर्द गिर्द खड़े हो गए। मैं खामोश खड़ा नदीम की सलाहियत पर गौर कर रहा था, जिसने बोशन के खिलाफ सबूत जमा करने के लिए एक इंतहाई मौसर तरीके कार इख्तियार किया था। सर्जन वाउदी के हाथ महारत से कृष्ण वर्मा के टांके खोल रहे थे और मूवी कैमरा बराबर चल रहा था। सिर्फ मैं और मास्टर की उसकी फोकस से दूर खड़े थे। टांका खोलने के बाद जब अंदर से एक पूली थैलन की थैली बरामद हुई तो सर्जन वाउदी ने हैरत से मास्टर की सिमत देखते हुए कहा, ये सब क्या है? जवाब में मास्टर की ने इशारा किया तो एक नकाबपोश ने आगे बढ़कर सर्जन वाउदी के हाथ से वो थैली लेकर फिर उसे खोला और सर्जन की आंखें भी हैरत से खुली की खुली रह गईं। पॉलीथिन की थैली से 10 हीरे और जवाहरात बरामद हुए थे जो मूवी कैमरे के तेज फ्लैश लाइट में जगमगा रहे थे। एक एक मंजर रिकॉर्ड हो रहा था। क्यों सर्जन? मास्टर की ने पूछा। क्या तुम्हें स्मगलिंग करने का यह साइंटिफिक तरीका पसंद नहीं आया? सर्जन ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो मामले की संगीनी में अपनी शमूलियत के बारे में नताइज पर गौर कर रहा था। और कुछ देर बाद सर्जन को कमरे से बाहर ले जाया गया और मूवी बनाने वाले के कानों में रुई की अच्छी खासी मिकदार ठूंस दी गई। कृष्ण वर्मा या रविशंकर, मास्टर की सर्द आवाज फिर कमरे में गूंजी। अब तुम शुरू हो जाओ, अव्वल से आखिर तक एक एक बयान करते चले जाओ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम कोई गलत बयानी नहीं करोगे, वरना शायद तुम भी कानून के शिकंजों से ना बच सको और तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की हसरत भी दिल में ही रह जाए। कृष्ण वर्मा के चेहरे से शदीद नकाहट टपक रही थी, लेकिन उसे मास्टर की के हुक्म की तामील करनी ही पड़ी। कमोबेश उसने वही तमाम बातें दोहरा दी जो इससे बेशतर मैं रिकॉर्ड कर चुका था। आखिर में उसने उस कवाश का इज़हार भी बड़ी ठोस आवाज में किया था कि अगर उसे जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी कोई मौका मुयस्सर आ गया तो वह बोशन जोसेफ से अपनी बीवी गीता का बहुत भयानक इंतकाम लेगा। अपने बयान में उसने इस बात का एतराफ़ किया था कि बैरून मुल्क में माइकल अस्टांग नामी एक सर्जन ऑपरेशन करके खुफिया तौर पर वह हीरे जवाहरात रखता था, जिसे रोवी सोमरू नामी सर्जन बाद में निकालने का काम सर अंजाम देता था। काम मुकम्मल होने के बाद सर्जन दाऊडी और मूवी वाले को दोबारा आंखों पर पट्टी बांधकर वापस ले जाया गया। वीडियो टेप मास्टर की ने अपने कब्जे में कर लिया। ऑडियो टेप बदस्तूर मेरी जेब में महफूज था। मुझे यकीन था कि बोशन जोसेफ अब किसी कीमत पर ना बढ़ सकेगा। हो सकता है, क्यों, क्या इतने सबूत के बावजूद वो खुद को बेगुनाह साबित कर सकेगा? नामुमकिन भी नहीं है, मास्टर की ने संजीदगी से कहा। बोशन इन तमाम सबूत को यक तरफा कार्रवाई भी कह सकता है। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि जिस वक्त फ्लाइट नंबर 613 ने लैंड किया था उसी वक्त वो हरामजादा वो लॉ मिनिस्टर के साथ था। आईसी मैं होंठ काट कर रह गया। अब हमें वापस चलना होगा। उसने मेरे चेहरे के तासरात पढ़ते हुए कहा, तुम्हारा ज्यादा देर इस मेकअप में रहना मुनासिब नहीं। क्या नदीम कमीशन की कामयाबी की इतला मिल चुकी होगी? हाँ, बास के जिस्म पर 2 नहीं सैकड़ों आंखें हैं। मैं खामोशी से मास्टर की के साथ हो लिया और मेरे जहन में मुतअद्दिद ख्यालात उभर रहे थे। मैंने तय कर लिया कि बोशन को आसानी से सुकून का सांस नहीं लेने दूंगा। दफ्तर जाते वक्त भी मेरा जहन नदीम के बारे में उलझ रहा था। फिर यकलख्त मेरे जहन में एक ख्याल बड़ी सूरत से उभरा। कृष्ण वर्मा के हसूल के लिए अचानक ही 3 पार्टियों के दरमियान ठन गई। एक पार्टी पुलिस के सादा लिबास वालों की थी, दूसरी का ताल्लुक यकीनन बोशन जोसेफ से होगा। वो मरीज उनके लिए इतना अहम था कि वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तीसरी पार्टी नदीम की थी। हो सकता है कि नदीम उनकी नजर में आ गया हो और उसे अगवा कर लिया गया हो। बहरहाल मेरा जहन मुख्तलिफ अमकानात पर गौर कर रहा था और मेरा दिल गवाही दे रहा था कि नदीम जहां भी है महफूज है, लेकिन वो था कहाँ? ये सवाल मेरे लिए तशवीश का सबब बना हुआ था। मैं ठीक 10:30 बजे दफ्तर में दाखिल हुआ तो सराज वहां पहले से मौजूद था। उसके चेहरे के तासरात चुगली खा रहे थे कि वो रात भर जागता रहा है और किसी शदीद जहनी उलझन में मुब्तला है। उसकी परेशानी का सबब यकीनी तौर पर कृष्ण वर्मा ही था। मुझे अच्छी तरह याद था कि
कृष्ण वर्मा के बाहर आने के बाद सिराज ने कस्टम ऑफिसर के करीब जाकर कुछ कहा था और जवाब में उसे कोई ऐसा ही हुक्मनामा दिखाया गया जिसे देखकर वो तलमला सा गया। लेकिन सुबह ही सुबह उसका मेरे पास आना क्या मायने रखता था? कहीं उसने मुझे मेकअप में होने के बावजूद शिनाख्त तो नहीं कर लिया? फिर नदीम के उसी कब्जे में था और वो मुझे नदीम के बारे में बताने की गर्ज से आया था। खैरियत? मैंने उसे हाथ मिलाते हुए संजीदगी से पूछा, सुबह ही सुबह कैसे आना हुआ? कुछ बातें ऐसी हैं जिनके सिलसिले में मैं अपने महकमे के किसी अफीसर से भी तबादला ख्याल नहीं कर सकता, लेकिन आप भी पुलिस में एक ऊंचे ओहदे पर फायद रह चुके हैं। इसके अलावा आपने अक्सर कुछ ऐसी बातों की पेशगोइयां भी की थी जो बाद में हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई। सिराज ने संजीदगी से कहा। ओह, मैं मुस्कुरा दिया। इंसान की छठी हिस्स अक्सर उसे किसी आने वाले खतरात से कबल अज वक़्त आगाह कर देती है, लेकिन मैं ना तो दस्ते शनास हूँ और ना ही सितारों की चाल और बुर्ज वगैरह का हिसाब किताब लगाकर यकीनी तौर पर कोई पेशगोई कर सकता हूँ। इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि आप मुझे कोई बेहतर मशवरा दे सकेंगे। इज्जत अफजाई है आपकी। मैंने इनकसारी से काम लिया। जवाब में वो एक लम्हे खामोश रहा और फिर कृष्ण वर्मा के बारे में फोन पर मिलने वाली इतला और एयरपोर्ट पर पेश आने वाले वाकयात की तफसील बयान करते हुए बोला, मैंने आपसे कहा था मिस्टर शहबाब कि खान जाबर और बहराम की मौत के बाद एक ऐसा आदमी मेरी लिस्ट पर है जिसकी गिरफ्तारी और बयान हासिल कर लेने के बाद हम बोशन जोसेफ पर हाथ डाल सकते हैं। तो क्या वही मरीज? मैंने सैदगी से दरियाफ्त किया। जी हाँ, सिराज ने कहा। वो दरअसल बोशन जोसेफ के लिए नाजायज तजारत का काम सर अंजाम देता था। कम अज कम मेरी इतला यही है। लेकिन जिस वक्त मैंने उसे हिरासत में लेने की कोशिश की, कस्टम के एक सीनियर अफीसर ने मुझे एक ऐसा कागज दिखाया जिसके बाद मैं खून के घूंट पीकर रह गया। क्या दर्ज था उस कागज पर? चीफ मिनिस्टर का हुक्मनामा, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि इस मरीज को कोई एजेंसी परेशान करने की कोशिश ना करे। आईसी गोया बोशन जोसेफ ने मरीज को क्लियर कराने की खातिर अपने पूरे असर रसूख से काम लिया था। इसके अलावा एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? उस मरीज को हासिल करने की खातिर 3 मुख्तलिफ पार्टियां आपस में टकरा गई थी। सिराज ने मुझे बगौर देखते हुए कहा। एक का तलक पुलिस फोर्स से था। वो सब मेरे काबिल एतमाद और भरोसे के आदमी थे, लेकिन मैं बर वक्त उन्हें चीफ मिनिस्टर की तरफ से जारी किए जाने वाले हुक्मनामे के सिलसिले में नहीं बता सका था। और दूसरी पार्टी बोशन के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन तीसरी पार्टी, उसका ताल्लुक किस गिरोह से था? मैंने हैरत का इजहार किया। मैं अभी यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन एक बात वसूख से कह सकता हूँ कि टकराव की वो सूरत उसी तीसरी पार्टी की वजह से शुरू हुई थी। हो सकता है उन्हें भी इस मरीज की अहमियत का इल्म रहा हो और वो उसे हासिल करना चाहते हों। कि आपके सादा लिबास वालों ने किसी मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया है? जी नहीं, सूरत हाल बस अचानक ही खराब हो गई और फिर मुसाफिरों और हजूम में बगटर के बाद हम किसी को हिरासत में लेने की पोजीशन में भी नहीं थे और उसके बाद मरीज छूमंतर हो गया। इसके अलावा एक खास बात और भी, सिराज ने संजीदगी से कहा। वो क्या? क्या मैं उम्मीद रखूं कि आप उससे सिर्फ अपनी हद तक महदूद रखेंगे? अगर वो बात इतनी ही अहम है तो फिर जाने दीजिए, मैंने सपाट लहजे में कहा। नहीं, आप गलत ना समझें, सिराज ने जल्दी से वजाहत की। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि उसे खुफिया रखने की खातिर मुझे प्रेस वालों से भी दरख्वास्त करनी पड़ी है। कि आप यकीन करेंगे कि मैं रात को एक पल को भी नहीं सो सका। ऐसी क्या अहम बात है? जिस वक्त एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची थी, उस वक्त बोशन जोसेफ और लॉ मिनिस्टर भी VIP लॉन्च के मखसूस कमरे में मौजूद थे। उन दोनों को बेहोशी की हालत में पाया गया था। अब वो मिलिट्री अस्पताल में है। आप उन दोनों की मौजूदगी के सिलसिले में क्या नतीजा अखज़ किया है? बोशन भी वहां इस मरीज की खातिर वहां मौजूद होगा और बोशन को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उस वक्त मिनिस्टर भी मौजूद था। मरीज के बारे में कोई सुराग मिला? अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। सिराज ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा। पुलिस का मखसूस दस्ता तमाम रात मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारता रहा, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। ऊपर से बार बार फोन मसूल हो रहे हैं कि उसको हर कीमत पर जल्द अज जल्द बाजियाब किया जाए। कबल इसके मैं कोई जवाब देता, इंटरकॉम का बोझ उठा और मैंने सिराज से माजरत करते हुए रसीद उठा लिया। सर, मिस्टर नदीम की कॉल है। आरफा की आवाज सुनाई दी और मैंने उन्हें बता दिया है कि आप इस वक्त सिराज साहब के हमरा मसरूफ हैं। उसके बावजूद वो आपसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। मिला दें, मैंने खुद पर काबू करते हुए कहा। मुझे मालूम है कि मिस्टर सिराज इस वक्त तुम्हारे पास किस मकसद से आए होंगे, नदीम ने कहा। मेरी बात खत्म होते ही तुम इस तरह चौंकना जैसे तुम्हें मुझसे कतई नावाकिफ हो। सिराज को किसी किस्म का शुबा नहीं होना चाहिए। कौन हो तुम? मैंने नदीम की हिदायत पर अमल करते हुए चौंक का दरियाफ्त किया। तुम्हारे सिराज साहब को जिस मरीज के सिलसिले में परेशान होना पड़ रहा है, वो इस वक्त
एम्बेसडर होटल की दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 222 में बेहोशी की हालत में मौजूद है। मैं समझा नहीं, इस बार मैंने चौंकने की अदाकारी नहीं की थी। नदीम की बात सुनकर मुझे हैरत ही हुई। वो मरीज अब हमारे लिए कारआमद नहीं रहा। नदीम ने तेजी से कहा, हमें जो सबूत दरकार थे वो मिल चुके हैं। एक बात और, एम्बेसडर में बोशन जोसेफ का नाम भी शेयर होल्डरों की फहरिस्त में मौजूद है। तुम ये बातें मिस्टर सरार से भी बराह रास्त कर सकते हो। मैं झल्लाते हुए कुछ लहजा इख्तियार किया। अच्छे जा रहे हो, लेकिन तुमने मास्टर की को नंबर 3 का हवाला देकर अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया था। नदीम ने जवाब दिया, किस्मत ही थी जो बच गए। वैसे तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि मास्टर की को इस बात का इल्म था कि तुम नंबर 3 नहीं थे। फिर सिचुएशन के पेश नजर उसने तुम्हारी बात मान ली थी। अच्छा, बाई शाम को घर पर मुलाकात होगी। और दूसरे जन्म से सिलसिला मुंतके हुआ तो मैंने गुस्से से रसूल के रेडियो पर रखा और सराज को यह बताना जरूर मकसूद था कि मैं दूसरे जन्म गुफ्तगू करने वाले से वाकिफ नहीं हूँ। कौन था? सराज ने पूछा। अपने नाम को सुन लेने के बाद भी वो भी चौंका था। मेरा ख्याल है कि कोई बिला वजह आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। कोई खास बात? जी हाँ, मैंने उलटते हुए जवाब दिया। दूसरे जन्म से आपके लिए इतला दी गई है कि पुलिस का मतलूबा मरीज इस वक्त एम्बेसडर होटल के रूम नंबर 222 में बेहोशी की हालत में मौजूद है और उस होटल में शेयर होल्डरों की लिस्ट पर बोशन का नाम भी है। मगर मेरा ख्याल है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेप करने की खातिर भी की जा सकती है। वो किस तरह? अगर बोशन का ताल्लुक एम्बेसडर होटल से है तो फिर मरीज का वहां होना क्या मायने रखता है? हो सकता है कि उसमें बोशन ही की कोई चाल हो। सराज ने होंठ चबाते हुए कहा, इस दोगले सिफत कमीने से कोई भी बात बाइदे प्यास नहीं। खान, जाबर और बहराम की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। हो सकता है कि इस वक्त उसी ने किसी का आदमी से कॉल किया हो। फिर एम्बेसडर रूम नंबर 222 को चेक कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, सराज ने कहा। और फिर उसने मेरे ऑफिस से उठकर जाने में कुछ ज्यादा ही जल्दी का मुजाहरा किया था। शाम को नदीम से घर पर ही मुलाकात हुई तो वह खासा उलझा सा नजर आ रहा था। तुम कल रात से कहाँ गायब थे? मैंने तुम्हारे हर ठिकाने पर पैगामात छोड़े थे, लेकिन तुमसे राब्ता नहीं हो सका। झक मारता फिर रहा था। क्या मतलब? तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। शायद। इस बार नदीम ने खुद पर काबू पाते हुए जवाब दिया, हमें यह बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि भूषण और उसके गुर्गे हर वक्त अपनी आंखें खुली रखते हैं। मैं समझा नहीं। सराज ने हमारा मतलूबा मरीज को एम्बेसडर होटल से बाजियाब कर लिया है, लेकिन जिंदा हालत में नहीं। मुझे दरअसल इस बात का इल्म बाद में हुआ कि उस होटल में बोशन की पार्टनरशिप है, वरना मैं कृष्ण या हरि राम को वहां भिजवाने की हिमाकत कभी ना करता। गोया उसे बोशन के किसी आदमी ने मार दिया। जाहिर है जब वो होटल का सीनियर पार्टनर है तो उसके आदमी भी वहां जरूर मौजूद होंगे, जिन्होंने मरीज को पहचान कर बोशन को इतला दी और उसने बहराम की तरह उसे भी खत्म करा दिया। वो शख्स अब उसके लिए भी कारआमद नहीं रहा था। जिंदा रहता तो बोशन के लिए परेशानी का सबब जरूर बन सकता था, लेकिन सराज के बयान के मुताबिक तो बोशन और लॉ मिनिस्टर दोनों मिलिट्री अस्पताल में बेहोश पड़े थे। फिर जरूरी नहीं है कि हर हुक्म बोशन ही की तरफ से जारी होता है। उसकी अदम मौजूदगी में खास मौका पर उसके किसी काबिल एतमाद आदमी को भी इस किस्म के इख्तियारात हासिल होंगे। लेकिन वो वीडियो टेप, मैंने संजीदगी से कहा। मास्टर की का ख्याल दुरुस्त है, नदीम ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। मरीज के मर जाने के बाद अब उस टेप की कोई कानूनी हैसियत नहीं रह जाती। बोशन यही कहेगा कि उसके किसी दुश्मन ने उसे फंसवाने की खातिर वो टेप बनवाई है। जाहिर है कि हम किसी किराए के आदमी को भी हासिल करके उसे वही किरदार अदा कर सकते थे जो मरीज ने अदा किया। लेकिन एक मोहरा अभी ऐसा बाकी है जो हमारे लिए बोशन के खिलाफ अहम गवाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम शायद सर्जन दौड़ी की बात कर रहे हो। हाँ, आज सुबह वो भी चल बसा, नदीम ने हाथ मलते हुए कहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने उसकी मौत को हार्ट फेल करार दिया और जिसने वीडियो फिल्म तैयार की वो भी दोपहर से लापता है। आईसी, मैंने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। गोया बोशन के आदमी ने तमाम सबूत एक एक करके मिटा दिए। उसकी जगह तुम होते तो तुम भी वही सब कुछ करते जो बोशन ने किया, नदीम ने संजीदगी से कहा और फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी हार तस्लीम करते हैं। सच पूछे तो मुझे खुशी है कि बहुत अरसे बाद अपनी ही किसी हम पल्ला से वास्ता पड़ा है। रवि सोमरू के बारे में क्या ख्याल है? मैंने तेजी से कहा। कृष्ण वर्मा ने अपने बयान में कहा था कि वही सर्जरी करके हमेशा हीरे जवाहरात बरामद किया करता था। हाँ, मुझे यकीन है कि मरीज ने गलत नहीं कहा होगा, लेकिन किसी ठोस सबूत के बगैर हम सर्जन सोमरू पर भी हाथ नहीं डाल सकते। इसके अलावा उसके हाथ भी बहुत लंबे हैं। चीफ मिनिस्टर से उसके जाती और बराह रास्त ताल्लुकात हैं। वह इतनी भाग दौड़ और उछल कूद के बावजूद
हम उसी मकाम पर खड़े हैं जहां से बड़े जोशो खरोश से आगे बढ़े थे। अगर वह मरीज जिंदा हालत में सिराज को मिल जाता तो बात बन सकती थी। क्या तुम उसे एम्बेसडर भेजने की बजाय किसी और तरीके से सिराज के हवाले नहीं कर सकते थे? मैंने तेजी से कहा, नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि मैं या मेरा कोई आदमी सिराज की नजर में आए। अब सिर्फ एक तरीका बाकी रह जाता है। वो क्या? कि हम बराह रास्त बोशन को टारगेट बनाकर हमेशा के लिए आराम की नींद सुला दें। जज्बाती मत बनो। तुम इन तागूती कुव्वतों को फरामोश कर रहे हो जो कदम कदम पर हमारे आड़े आ रही हैं। बोशन कभी उन्हीं गंदी कुव्वतों की एक पैदावार है जिसकी कहानी खान जाबर से शुरू हुई थी। बोशन ने सिर्फ खान जाबर को पहचानने की कोशिश की थी और उसी कोशिश में वो मुलव्वस होता चला गया। फिर तो एक ही सूरत बाकी रह जाती है। मैंने तलमलाकर कहा, हम नापाक और गंदी कुव्वतों के सामने घुटने टेक दें। इसका मशवरा मेरी बजाय तुम्हारी कालका रानी ज्यादा बेहतर तौर पर दे सकती है, नदीम ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं कोई जवाब देना चाहता था कि फोन की घंटी बजी और नदीम ने इस तरह लपक कर रसूल उठा लिया जैसे उसे किसी की कॉल का इंतजार रहा हो। मेरे दिमाग की सारी चूलें बल्कि हिलकर रह गई थी। संदली अंगूठी और कम्बल पोश बुजुर्ग की करामत की वजह से मैं महफूज था। नदीम के साथ भी कोई ऐसी ही सूरत थी जिसकी वजह से मोहनी या किसी और ताकुवत ने उसे अभी तक निशाना नहीं बनाया, लेकिन वो अब तक हर उस रास्ते को बंद करने में कामयाब रही जिस पर हमने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। हालात का ये सिलसिला शंकर की मनहूस जात से रूपनगर में शुरू हुआ था और अभी तक जारी था। कदम कदम पर उसकी शाखें फूटती जा रही थीं। बहुत सारे बेगुनाह दो ताकतों के बीच पिसकर जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। मेरे वालिद भी उन मरने वालों में शामिल थे। अगर कालका ने बर वक्त मदद ना की होती तो शायद मां का साया भी मेरे सर से उठ चुका होता। मैंने कुछ सोचकर कालका को याद किया। तुम्हारी बड़ी कृपा जो तुमने अपनी कालका रानी को याद किया। कालका की आवाज कहीं दूर से सुनाई दी। शायद इस वक्त उसकी कुव्वत नदीम के मकान के हदूद में दाखिल नहीं हो सकती थी। मैं बड़ी शिद्दत से तुम्हारी जरूरत महसूस कर रहा हूँ। मैंने दिल पर जबर करके लगावट का इजहार किया। क्या तुम मेरे किसी काम नहीं आ सकती? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या सहायता चाहते हो, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? मोहिनी को देवी देवताओं का आशीर्वाद हासिल है, कालका ने स्पष्ट लहजे में जवाब दिया। तुमने कोमल वर्मा को खत्म करके मेरे लिए और दुश्वारियां पैदा कर दी। मैं समझा नहीं। मैंने वजाहत चाही। कोमल वर्मा दरअसल मोहिनी का एक दूसरा रूप थी। तुमने उसे जलाकर मोहिनी की महान शक्ति को ललकारने की भूल की थी, लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताई। मैंने तेजी से सवाल किया। दुख तो इसी बात का है कि मैंने जो बात तुम्हें बताई थी उसी का कारण मैं इस समय मजबूर होकर रह गई हूँ। क्या मतलब? दावर याद है तुम्हें? कालका ने बदस्तूर सपाट लहजे में कहा। मैंने तुम्हें बताया कि जब महान शक्तियां आपस में टकराती हैं तो उनमें से एक जलकर भस्म हो जाती है, और मुझे अब पूरा विश्वास हो गया है कि तुम्हारे पास भी कोई शक्ति है जिसने पहले दावर को अब मोहिनी को जलाकर राख कर दिया। जिस दिन मुझे हादसा पेश आया था शायद उस दिन तुमने भी इसी अंदेशे की वजह से मुझे अपना रूप दिखाने से इनकार किया था। मैं संजीदा हो गया। एक बात बताओगे क्या अब भी तुम इनकार करोगे कि तुम उस शक्ति को नहीं जानते जो तुम्हारी सहायता कर रही है? कालका के लहजे में काट थी। जिस समय तुमने कोमल वर्मा के सुंदर शरीर को हाथ लगाया था उसी समय तुमसे ज्यादा दूर नहीं थी। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और उसी कारण मुझे विश्वास हो गया कि तुम उस शक्ति के जानकारी रखते हो, लेकिन तुमने मुझे अंधेरे में ही रखा। गलतफहमी का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। मैंने अंजाम बनने की कोशिश की। मुझे नहीं मालूम कि वह कौन सी कुव्वत है जो मेरी मदद कर रही है। हो सकता है जिस तरह तुम्हें देवी देवताओं का तुम्हारी मदद कर रहे हैं उसी तरह कोई रहमानी कुव्वत मेरी भी मदद कर रही हो। आरफा के बारे में क्या कहोगे भोलेनाथ? कालका ने जले कटे अंदाज में जवाब दिया। क्या तुम सौगंध खाकर कह सकते हो कि तुम्हें उस नार से कोई लगाव नहीं? वो मेरी सहकर्ती है इसलिए मुझसे करीब ही रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं शहबाज, तुम कालका को धोखा नहीं दे सकते। उसने सर्द लहजे में जवाब दिया। इस समय मैं जा रही हूँ, दोबारा फिर आऊंगी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने किसी और सुंदरी को अपने मन में बसाया तो कालका से तुम्हारे सारे संबंध टूट जाएंगे और फिर तुम कालका को सारा जीवन ना पा सकोगे। और ये भी हो सकता है कि अगर कालका तुम्हारे जीवन से दूर हो गई तो कोई दूसरी सुंदरी कभी उसकी जगह ना ले सकेगी। तुम मेरा मतलब समझ रहे होगे। लेकिन आरफा, मेरी बात पर इत्मीनान से ध्यान देना, परंतु एक बात अपनी गिरा से बांध लो। अगर तुमने कालका के मन को ठेस पहुंचाई
तो ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। क्या तुम भी मोहिनी की तरह मेरे खून की प्यासी हो जाओगी? इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है, कालका ने सर्द मोहरी से जवाब दिया। और फिर मैंने उसे कई आवाजें दी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। कालका की बातों ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। उसने खुले लफ्जों में मुझे आगाह करने की कोशिश की कि अगर मैंने आरफा की तरफ अपना ख्याल ना बदला तो आरफा की जिंदगी को खतरा भी लाहक हो सकता था। और मुझे अपनी बेबसी का एहसास हुआ तो मेरी रगों में गर्दिश करने वाले खून की रफ्तार कुछ और तेज हो गई। नदीम अभी तक फोन पर गुफ्तगू में मसरूफ था और फिर उसने रसूल रख दिया। उसके चेहरे पर खून की तमादत दो चंद नजर आ रही थी। शायद फोन पर भी उसे कोई मायूस कुन इतला मसूल हुई थी और मेरा क्या ख्यास गलत नहीं था। एक और अहम सबूत हमारे हाथ से निकल गया, नदीम ने मुझे देखते हुए कहा। माइकल स्ट्रांग, जो सर्जरी करने के बाद कृष्ण वर्मा के रान में हीरे जवाहरात रखता था, उसे भी गोली मार दी गई। अभी बैरूनी मुल्क से मुझे यही इतला मिली है। फोन की घंटी दोबारा बजी। नदीम ने लपक कर कॉल रिसीव की और फिर रसीद मेरे हवाले कर दिया। दूसरी जन्म सराज था। उसने भी मुझे कृष्ण वर्मा के बारे में वही कहानी सुनाई जो नदीम मुझे बता चुका था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में यह ख्याल उभरा कि सराज से सर्जन दाऊड़ी के बारे में दरियाफ्त करूं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। नदीम सराज से मेरी गुफ्तगू के दौरान ही कमरे से बाहर जा चुका था। कालका की बातें मेरे ज़हन में गर्दिश कर रही थीं और मेरी वजह से अब तक बहुत सारे अफराद मौत की नींद सो चुके थे और अब शायद आरफा की बारी थी। वो बेकसूर और मासूम लड़की जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने मुझसे मोहब्बत की थी और मैंने दस्ती घड़ी पर नजर डाली। इस वक्त शाम के 7:30 का अमल था। कुछ सोचकर मैंने आरफा के नंबर डायल किए। कॉल खुद उसी ने ही रिसीव की थी। मैं शहबाज बोल रहा हूँ, मैंने धड़कते हुए दिल से कहा। इस वक्त मेरा ख्याल कैसे आ गया? वो एक लम्हे को बहकी और फिर संभल कर बोली, मेरा मतलब है कि मेरे लायक कोई खिदमत। हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत अहम काम है, मैंने संजीदगी से कहा। लेकिन काम बताने से पहले तुम वादा करो कि मैं जो कुछ कहूंगा तुम उस पर आंख बंद करके अमल करोगी, कोई वजह दरियाफ्त नहीं करोगी। ऐसा क्या काम दरपेश है? पहले वादा करो, उसके बाद बताऊंगा। अब हुक्म दीजिए, उसने थोड़े तवक्कुफ से जवाब दिया और इस वक्त मुझसे दूर थी, लेकिन उसकी आवाज से मैंने अंदाजा लगा लिया कि हुक्म दीजिए कहते वक्त उसके मासूम चेहरे पर धनक रंग जरूर जाग उठे होंगे, मगर यह वक्त एहसासात का नहीं बल्कि अमल का था। चुनाचा मैं संभल कर कहा, आरफा, जितनी जल्दी मुमकिन हो तुम अपना जरूरी सामान किसी अटैची में रखकर मेरे पास चले जाओ, लेकिन इस वक्त मुझ पर भरोसा करो। ये वक्त तफसील बताने का नहीं, फिर भी बहस मत करो, मैंने थकमाना अंदाज में कहा। तुम मुझसे मेरी बात पर अमल करने का वादा कर चुकी हो। मैंने रसूल वापस क्रेडल पर रख दिया और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं सीधा उठा और माँ के पास गया। वो भी इबादत में मशगूल थी और मेरे चेहरे को एक माँ की नजरों से देखा तो शायद उन्हें मेरी घबराहट का इल्म हो गया। जल्दी से दुआ खत्म करके चेहरे पर हाथ फेर कर बोली, क्या बात है बेटे, तुम मुझे कुछ फिक्रमंद नजर आ रहे हो। अम्मी, मैंने उनके करीब बैठते हुए कहा, आपने कहा था ना कि मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो अपना घर बसा लूं। ये मेरी बड़ी दरीना आरज़ू है। मैं इस वक्त आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, कहो। मैंने जिस लड़की को पसंद किया है वो कुछ ही देर में अपना जरूरी सामान समेट कर यहाँ पहुँचने वाली है। ये तुम क्या कह रहे हो? माँ की हैरत बेजा नहीं थी। मेरी वजह से उसकी जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है, मैंने तेजी से जवाब दिया। तफसील मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना वादा करता हूँ कि अगर लड़की आपको पसंद ना आई तो मैं उससे शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दूंगा, मगर जब तक वो खतरे में है उस वक्त तक इसी छत के नीचे आपके साए में रहेगी। तुम उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे दफ्तर में काम करती है? जी हाँ। क्या इस वक्त तुमने यहाँ आने को कहा है? जी हाँ। मगर बेटे, क्या तुम्हें यकीन है कि वो इस वक्त यहाँ आ जाएगी? नहीं आएगी तो मुझे उसकी मौत का बेहद अफसोस होगा, मैंने होंठ काटते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? माँ ने चौंक कर पूछा। उसे किसी किस्म का खतरा लाहक है। कुछ तागूती कुव्वतें उसे मेरे रास्ते से हटाने का फैसला कर चुकी हैं, मैंने माँ की शानों पर हाथ रखकर कहा और फिर मेरी आवाज रुंध गई। उन्हीं काली और नापाक ताकतों ने मुझे बाप के साए से भी महरूम किया था। अगर खुदा की रहमत और आपके बड़े अब्बा की दुआओं ने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद वो गंदी और मनहूस कुव्वतें आपको भी मैं अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका और मेरे आंसू माँ की गालों पर बहे तो वो तड़प उठी और मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बड़े प्यार से बोली, परेशान मत हो मेरे बच्चे, मौत और जिंदगी उस कादर मतलब के हाथ में है जिसने इंसान को पैदा किया। मुझे यकीन है कि खुदा की रहमतें और बड़े अब्बा की दुआएं जरूर तुम्हारी हिफाजत करेंगी। मैं माँ से बैठा बातें कर रहा था कि मुलाजम ने आकर आरफा की आमद की इतला दी और मैंने माँ की तरफ देखा। वो मुस्कुराती हुई उठी और जाकर आरफा को अंदर ले आई।
اس کی کیفیت کچھ عجیب سی تھی، کبھی وہ میری سمت دیکھتی اور کبھی سہمی سہمی نگاہوں سے امی حضور کو دیکھنے لگتی۔ گھبراؤ مت بیٹی، ماں نے بڑی شفقت سے عارفہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم نے اچھا کیا جو میرے پاس چلی آئیں، مجھے ماں ہی سمجھو، یہاں تمہیں میرے ہوتے ہوئے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ خطرہ؟ عارفہ نے میری طرف وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی اور میں نے لپک کر رسول اٹھا لیا اور میری چھٹی حس کسی بری خبر کی اطلاع دے رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا میں نے اندازہ لگایا تھا۔ میں نے رسول اٹھا لیا تو دوسری جانب سے کسی نوارد نے کہا، مجھے افسوس ہے مسٹر شہباز کہ تمہاری عارفہ اب تک جل بھن کر کسی جلے ہوئے بکری کی شکل اختیار کر چکی ہوگی۔ اور میں نے جلدی سے فون کا مائک آن کر دیا تاکہ عارفہ بھی ہونے والی گفتگو سن سکے، اور پھر میں نے جلاتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ اگر میں تمہاری عارفہ بیگم کو موہنی کی ماں کی طرح آگ میں جلا کر بسم کر دیا ہے تو یقیناً تم مجھے اپنا دوست نہیں کہو گے۔ اس آواز کو سن کر امی حضور کے علاوہ خود عارفہ کے چہرے پر بھی پریشانی کے سائے لہرانے لگے تھے۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے حقارت سے کہا، لیکن تم نے جو قدم اٹھایا ہے وہ آگ کو سرد کرنے کی بجائے اور ہوا دے گا۔ اگر تم مرد ہوتے تو ایک معصوم لڑکی کی بجائے مجھ سے مقابلہ کرتے۔ فکر مت کرو، وہ گھڑی بھی دور نہیں جب ہم تمہیں گریبان سے گھسیٹ کر اپنے قدموں پر خارش زدہ کتے کی طرح لوٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ تمہاری یہ حسرت تمہیں کبھی قبر تک بھی لے جا سکتی ہے، اس کا فیصلہ اتنی جلدی مت کرو مسٹر شہباز۔ دوسری جانب سے سرد لہجے میں جواب ملا، تمہاری وجہ سے ہمارے باس کو اپنی دو قیمتی آدمیوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ میرا اشارہ کیجیشن ورما اور مائیکل اسٹرانگ کی طرف ہے۔ کیا اب بھی اس کی وضاحت باقی رہ جاتی ہے کہ میں نے تمہاری چہیتی کو بھڑکتی ہوئی آگ میں روسٹ کرنے کے لیے کس کے حکم کی تعمیل کی ہے؟ بکواس مت کرو، میرے لہجے میں صفاقی آ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنی نامردی کا ثبوت کس کے اشارے پر دیا ہے۔ اتنی عقل مندی کی باتیں مت کیا کرو مائی ڈیئر، کہیں تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ بولنے والے نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، عارفہ کے خلاف جس نے بھی انتقامی کارروائی کی ہے اسے یہ سودا بڑا مہنگا پڑے گا۔ میں نے تیزی سے جواب دیا، عارفہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ زیادہ اونچے اڑنے کی کوشش کرو گے تو منہ کے بل زمین پر گر کر خود کو زخمی کر لو گے۔ بہتر یہی ہے کہ اب عارفہ کی موت کو ایک اتفاقی حادثہ سمجھ کر بھول جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ کوئی گندی قوت ہے جو تمہارے ذہن کو ریموٹ کنٹرول کی طرح اپنے اشاروں پر چلنے پر مجبور کر رہی ہے۔ تمہاری حیثیت ایک بے جان کھلونے سے زیادہ نہیں۔ کھلونے بولا نہیں کرتے، بولتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے نہیں، اس میں بھی کسی تکنیک کا دخل ہوتا ہے۔ میں نے سپاٹ آواز میں کہا، تمہیں اس وقت شاید خود بھی نہیں معلوم کہ تم کس کے اشاروں پر رقص کر رہے ہو۔ جواب میں دوسری جانب سے خاموشی چھا گئی۔ کال کا میرے ذہن میں ایک ہی نام ابھرا۔ کچھ دیر قبل اس نے مجھے عارفہ کے سلسلے میں دبی زبان میں دھمکی دی تھی، اور اسی خیال کے پیش نظر میں نے حفظ مقدم کے طور پر عارفہ کو اس کے فلیٹ سے ہٹنے کی تجویز پیش کی، اور مجھے خوشی تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شہباز، ماں نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ مائی گاڈ، عارفہ نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، اگر میں نے فلیٹ نہ چھوڑا ہوتا تو شاید اس وقت خدا جو کرتا ہے بہتری کرتا ہے۔ میں نے ماں اور عارفہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے خدا کی ذات پر مکمل یقین ہے، زندگی مال و اسباب کے مقابلے میں زیادہ قیمتی شے ہے۔ شہباز، کیا تمہیں اس بات کا علم تھا کہ باطل قوتیں یا تمہارے دشمن عارفہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے شبہ تھا اور میرا شبہ درست ثابت ہوا کہ اس میں بھی انہی تاغوتی قوتوں کا دخل ہے جنہوں نے نسیم کی ماں اور انکل کو، ہو سکتا ہے، میں نے عارفہ کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا، تمہارے لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ جب تک حالات سازگار نہ ہوں تمہیں اسی مکان کی چار دیواری تک محدود رہنا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دشمن اسی غلط فہمی کا شکار رہیں کہ وہ اپنے ناپاک اور گندے عزائم میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ میں خود اب اس بچی کو ایک پل کے لیے بھی اپنی نگاہوں سے دور نہ ہونے دوں گی۔ امی نے عارفہ کو اپنے سینے سے لگایا تو عارفہ کے اندر کا غبار آنسوؤں کی شکل میں اس کی حسین آنکھوں سے بہہ نکلا، اور میرے لیے اب خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنے دشمنوں کو باور کرانا چاہتا تھا کہ میں ان کے مقابلے میں اپنی شکست مرتے دم تک قبول نہیں کروں گا۔ کال کا، بوشن جوزف اور پانڈے جی کا نام میرے ذہن میں گرم آندھی کی طرح چکرا رہا تھا، اور اس کے علاوہ منسٹر اور روی سومرو بھی میری فہرست میں شامل تھا، اور میرا دماغ انہیں ترتیب دینے کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ اور میں نے دشمنوں کو عارفہ کی موت کا یقین دلانے کی خاطر 3 روز کے لیے آفس بند کر دیا تھا۔ اس عرصے میں صرف گھر تک یا پھر ندیم کے کسینوں تک محدود رہا۔ سراج نے ان 3 دنوں میں کئی بار فون کر کے
मुझ से हमदर्दी का इजहार किया और दफ्तर के दूसरे लोगों के भी फोन आते रहे। मैं सोगवार अंदाज में उनसे बातें करता रहा। माँ ने आरफा को कबूल कर लिया था और आरफा को अपने फ्लैट से चलते वक्त दुख से ज्यादा मेरी माँ के साथ रहने में खुशी महसूस हो रही थी। माँ ने कई बार मुझसे इसरार किया कि मैं किसी कादी को खामोशी से बुलाकर आरफा को अपनी जिंदगी का अहम सफर बना लूं, लेकिन मैंने माँ को टाल दिया। मेरे दुश्मन ने मेरे गिर्द जो हिसार खींच रखा था, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलने का फैसला कर चुका था। ऐसे हालात में खुद मुझे अपनी जिंदगी का भी भरोसा नहीं था। आरफा को अपना कर मैं उसका मुस्तकबल बर्बाद नहीं करना चाहता था और मेरे जहन में अपने दुश्मनों से बदला लेने के बहुत सारे प्लान पक रहे थे, मगर मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। तागूती कुव्वतों की जानब से भी खामोशी थी। अभी तक मोहिनी या कालका में से किसी ने भी मुझसे राब्ता कायम नहीं किया था। हालांकि कालका को आरफा की फर्जी मौत पर खुशी का इजहार करना चाहिए था। नदीम मेरे अंदर सुलगने वाले आतिश फिशां को महसूस कर रहा था। उसने मुझे अंदर से खरीदने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे भी हंस हंस कर टालता रहा। उसने मेरी खातर बहुत सारी क्यास आराइयां भी दी और मैं उसे मजीद कई परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहता था। इस वक्त भी नदीम मेरे पास बैठा मेरे वजूद में भड़कते शोलों को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। जब फोन की घंटी बजी और नदीम ने रिसीव उठा लिया और उसे फिर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी कॉल है, कह दो मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ। उसे मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, इसलिए कि उसने तुम्हें बाहर तमाम जगह तलाश करने के बाद ही फोन किया होगा। कौन है? मैंने बेदारी से पूछा। मोहिनी। मैंने झपट कर नदीम के हाथों से रसूल उठे लिया और दूसरी जानब से मोहिनी की जहर आलूद आवाज सुनाई दी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें आरफा की मौत का बहुत दुख है, उसी कारण मैंने तुम्हें फोन किया है कि तुम्हारा कुछ दुख बांट सकूं। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहती हो? मैंने दर्जीदा दानिस्ता जिला झूठ बोलकर जवाब दिया। नमक नहीं बल्कि मिर्च, उसने एक बुलंद कहका लगाते हुए कहा और फिर यक लफ्ज़ संजीदगी से बोली, अभी तुम्हारा जख्म ताज़ा है, इसलिए मैं तुम्हें एक और खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। वो क्या? नसीम वो तलख अंदाज में बोली। तुमने उसे बड़े प्रेम से बहन बनाया था, उसका बोझ बनाने और संवारने की कोशिश की थी। मैं जानती हूँ कि शहबाज खान की नसीम सुंदर है, लेकिन तुम भी जानते हो कि किसी सुंदर चीज को नजर ना लग जाए, इसलिए उसके शरीर पर कहीं काला दाग लगा देते हैं। तुम ऐसा करना भूल गए थे, परंतु मैंने याद रखा। उस समय तुम्हें यही खुशखबरी सुनाने के कारण फोन किया है। क्या मतलब? मैंने तेजी से पूछा और मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज होने लगी। परेशान मत हो, उसका जीवन काली के चरणों पर भीड़ नहीं चढ़ा, केवल उसके चेहरे को जरूर दाग दिया गया है कि उसे किसी दुश्मन की नजर ना लग सके। तुम चाहो तो ये खुशखबरी अपने मित्र को भी सुना सकते हो। यह कमीनगी है। मैं चीख उठा। अगर तुम्हारी शक्ति महान है तो फिर मुझसे टकराने की कोशिश करो, दूसरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी माँ तुम्हें याद है, उसने सर्द लहजा इख्तियार किया। तुम्हारे मित्र ने उसे जिंदा जलाकर राख कर दिया था और मैंने भी तुम्हारी आरफा के बारे में यही सोचा था, लेकिन मुझे खुशी है कि यह काम तुम्हारी कालका रानी ने पूरा कर दिया। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी कालका पर, और मैंने कोई जवाब देने के बजाय गुस्से से रसूल क्रेडर पर रख दिया और नदीम ने मुझे वजाहत तलब नजरों से देखा। मैं नसीम के बारे में बताकर उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मुझे अपने इरादे में कामयाबी नहीं हुई, इसलिए कि सोहनी की कॉल के कुछ देर बाद ही नदीम को इस साने की इतला राजू ने लंदन से फोन पर दी और नदीम ने इस खबर को बड़े सब्र तहम्मुल से सुना और मैं उसके चेहरे के तासरात को पढ़ रहा था और मेरी तरह उसके अंदर भी राख में दबी दबी चिंगारियां शोलों की शक्ल इख्तियार कर रही थी। फोन रखने के बाद उसने मुझे संजीदगी से मुखातब किया। नसीम एक खतरनाक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई, लेकिन उसकी खूबसूरत पेशानी पर एक दाग रह गया है। सर्जनों का ख्याल है कि वो दाग हमेशा कायम रहेगा, लेकिन हादसे की नोयत। मैं तिफले मकतब नहीं हूँ, नदीम ने तलमला कर उठते हुए कहा। क्या तुम इनकार कर सकोगे कि अभी उस मोहिनी ने तुम्हें फोन पर यही इतला दी थी और फिर वो मेरे किसी जवाब का इंतजार किए बगैर तेजी से लंबे लंबे कदम उठाता हुआ ख्वाबगाह से बाहर निकल गया। नसीम को पेश आने वाले हादसे की इतला ने मुझे भी परेशान कर दिया और मोहिनी ने मुझे यह भी बताया था कि आरफा के फ्लैट को कालका के इशारे पर खाकसर किया गया था। शायद उसने ठीक ही कहा था, इसलिए कि आखिरी मुलाकात में खुद कालका ने अपनी जुबान से कुछ ऐसी ही बातें की थी। किस्मत ने अगर मेरा साथ ना दिया होता तो आरफा भी मेरी खातर बेकसूर मारी जाती। इत्तफाक ही था जो मैंने एक खतरे को महसूस करके
आरफा को अपने पास बुला लिया था। लेकिन क्या कालका को इस बात का इल्म नहीं होगा कि उसे अपने नापाक इरादों में मायूसी हुई है? और मेरे जहन में यह सवाल बिजली बनकर कूदा और उसी लम्हे कालका की आवाज दूर से मेरे कानों में गूंजी, शहबाज, मोहिनी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। खुलकर कहो कालका रानी, मैंने जहरखंद लहजे में कहा। अब तुम मुझे किस बात का यकीन दिलाना चाहती हो? मेरी बात का विश्वास करो, मैंने तुम्हारी आरफा के घर को आग नहीं लगाई। ये सब मोहिनी के करतूत हैं। शायद उसने मेरी और तुम्हारी बात सुन ली थी, इसलिए वो एक खतरनाक चाल चलने में कामयाब हो गई। एक तरफ उसने आरफा के घर को आग लगाई और दूसरी तरफ मेरे खिलाफ तुम्हारे मन में घोट भर दिया। परंतु अब मैं भी ऐसा सबक दूंगी कि मरने के बाद उसकी आत्मा भी बेअक्ल रहेगी। कालका, मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, तुमने कहा था कि अगर मैंने तुम्हारे सिवा किसी और सुंदरी को मन में बसाया तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन जो हो गया उसे भूल जाओ, मैंने जल्दी से कहा। मैं तुम्हारे साथ प्रेम बंधन में बंधने को तैयार हूँ। बोलो, क्या तुम मेरे प्यार की खातिर वही सुंदर रूप इख्तियार करके मेरे पास नहीं आ सकती जिसमें मैंने तुम्हें पहली बार देखा था? प्रेम शरीर के बंधन का नाम नहीं है शहबाज, कालका ने जवाब दिया। सच्चा प्रेम वो होता है जो मन की गहराइयों में रच बस जाए। तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन जिस्म के अपने भी कुछ तकादे होते हैं। जो मन को न मार सके वो महान शक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी खातर इस पर भी तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। हुक्म दो मेरे देवता, वो बड़ी लगावट से बोली। तुम्हारी दासी तुम्हारी आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझती है। अगर तुम सच्ची हो तो फिर मोहिनी को मेरे रास्ते से हटा दो। शहबाज, अगर मैंने ऐसा किया तो देवी और देवता तो फिर मुझे पत्थर की मूर्ति बना देंगे और फिर मैं कोई दूसरा रूप नहीं इख्तियार कर सकूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी मूर्ति को मन में बसाकर जिंदगी गुजार दूंगा। मैं समझ रही हूँ तुम शायद कालका का इम्तिहान लेना चाहते हो, वो संजीदगी से बोली। चलो यही समझ लो। ठीक है, उसने थोड़े तामल से जवाब दिया, और मैंने कोई ऐसा रास्ता तलाश करने का वचन देती हूँ जिससे मोहिनी को कोमल वर्मा ही की तरह तुम्हारे हाथों खत्म हो जाए। अगर मैं कामयाब हो गई तो फिर देवताओं के शराब से बच सकती हूँ। तुम्हें नसीम की जिंदगी का ख्याल भी रखना होगा, मैंने तेरी से कहा। चिंता मत करो शहबाज, अब मोहिनी अपने काले करतूतों में कामयाब नहीं होगी। अब मैं उसी समय तुम्हारे पास आऊंगी जब मोहिनी का क्रियाक्रम पूरा हो जाएगा। और फिर कालका चली गई। लेकिन मैंने इस बात का यकीन नहीं किया था। मेरी छठी हिस्स गवाही दे रही थी कि तागूती कुव्वतें भेस बदल बदल कर मुझे रेगिस्तान में पानी की तलाश में शराब के पीछे दौड़ाने पर मजबूर कर रही हैं। पांडे ने मुझे राकेश वर्मा के बेस में अपने ऑफिस में देखा तो चौंके बगैर न रह सका। इस वक्त वो अपने दफ्तर में तनहा नहीं था। पिस्ता कद और दोहरे बदन का एक और शख्स उसके सामने बैठा हुआ बड़े भूंडे अंदाज में सिगरेट पी रहा था। अंदाज बाजारी ही था। वो सूरत और शक्ल और लिबास के एतबार से अच्छा आदमी नजर नहीं आ रहा था। उसने जीन्स और जैकेट पहन रखी थी और जैकेट के नीचे स्याह रंग की एक बनियान नुमा शर्ट थी जिसमें सुर्ख और पीले रंग में खौनख्वार शेर को एक सहमे हुए बकरे पर झपटते दिखाया गया था और चेहरे पर खासी घड़ी दाढ़ी थी। लेकिन फौरी तौर पर मेरे दिल में यही ख्याल उभरा कि वह दाढ़ी असली नहीं बल्कि मसनूई है। पांडे के चेहरे पर भी मुझे उलझन और खौफ के मिले जुले तासरात नजर आ रहे थे। वो मेरे सामने अपनी चेक बुक खोले बैठा था और मुझे देखते ही उसके चेहरे के रंग में जर्दी शामिल हो गई। तुम? हाँ, मैंने खास कुर्सी पर बैठते हुए कहा। सेवज को राकेश कहते हैं और शायद हम एक बार पहले भी मिल चुके हैं। मुझे इस वक्त एक जरूरी काम निपटाना है। क्या तुम कुछ देर बाद नहीं आ सकते? तुम अपना काम निपटा लो, जब तक मैं यहीं बैठकर सस्ताने लगता हूँ, मैंने बेपरवाही से अंगड़ाई लेते हुए कहा। और मेरी नजरें पांडे के अलावा उस पिस्ता कद शख्स पर भी थीं जो मुजस्मे मुझे अच्छी नजरों से नहीं देख रहा था। कुछ काम ऐसे होते हैं जो दूसरों की मौजूदगी में नहीं किए जाते। पांडे ने किन अखियों से पिस्ता कद आदमी को देखते हुए कहा और फिर जल्दी से बोला, मेरा मतलब बिजनेस सीक्रेट है। मुझसे क्या पर्दा मिस्टर पांडे, मैंने बदस्तूर बदले हुए लहजे में जवाब दिया और मेरे लहजे में हल्का सा तंज भी था। मैं तो तुम्हें हर रंग में देख चुका हूँ। पहली मुलाकात याद है तुम्हें, जब मैं तुम्हारे बेडरूम में आया था और तुम? भगवान के लिए, पांडे तेजी से बोला, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस समय चले जाओ। उसके बाद तुम जो कहोगे मुझे मंजूर होगा। पिस्ता कद आदमी के चेहरे के तासरात खतरनाक होने लगे थे और फिर उसका सीधा हाथ जैकेट में बाएं सिमत रिंग गया। गालबन वो बगल से होल्स्टर से कोई असला निकालना चाहता था, लेकिन उसने जल्दबाजी से काम नहीं लिया और पहली बार बराह रास्त मुझसे बड़े खुरदरे और सर्द लहजे में मुखातब होकर बोला, हम इस वक्त एक जरूरी बिजनेस डील कर रहे हैं।
जिसमें किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उसकी आवाज में चैलेंज था और मैं अपने चारों तरफ आयतल कुर्सी का हिसार कायम किए हुए था, इसलिए मुझे यकीन था कि मुझे कोई खतरा लाहक नहीं हो सकता। चुनाचा मैंने एक नजर भरकर उस शख्स को देखा जिसके तेवर हर लम्हा खतरनाक होते जा रहे थे। फिर बड़ी बेपरवाही से पूछा, आपकी तारीफ? लोग मुझे टाइगर के नाम से जानते हैं, वो गुर्राया, और वो जो मुझसे वाकिफ हैं वो मेरे साए से भी दूर रहने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारे साए से ही दूर ही हूँ। मैंने कुर्सी पर पहलू बदलकर सपाट लहजे में जवाब दिया। वैसे तुम्हारी इतला के लिए एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि मैं उन अजनबियों से बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करता जो मुझे पहली नज़र में अच्छे ना लगे हों। उसने मुझे एक मोटी सी गाली दी और फिर अपना ऑटोमेटिक होलिस्टर निकाल लिया जिस पर साइलेंसर भी मौजूद था। वो ऑटोमेटिक का रुख मेरी सिमत करता हुआ बड़े खौफनाक लहजे में बोला कि तुम शराफत से जिंदा उठकर जाना पसंद करोगे या? भगवान के लिए, पांडे ने इसके आगे हाथ जोड़कर कहा, और मेरे आपस में कोई खून खराबा ना करना, वरना मेरी कारोबारी साख तबाह होकर बर्बाद हो जाएगी। बुरी बात है बालक, मैंने टाइगर से कहा, तुम अभी इतने जवान नहीं हुए कि इस किस्म के हथियार से खेलो। मेरी मानो तो इसे वापस अपने होलिस्टर में रख लो। एक बात और, तुम्हारे चेहरे पर नकली दाढ़ी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। क्या तुम मुझे अपना असली रूप दिखाना पसंद करोगे? टाइगर तेजी से उछलकर खड़ा हो गया और फैसला कुन आवाज में गुर्राया, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मुझे तुम्हारी मौत पर कोई अफसोस ना होगा, इसलिए कि इंसान के खून से होली खेलना मेरी आदत है। बैठ जाओ। अचानक गैर इरादी तौर पर मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए ठोस आवाज में कहा, और वो इस तरह मेरे हुक्म पर दोबारा अपनी निशस्त पर बैठ गया जैसे मेरी आवाज ने उसे अमले तनवीन के ज़ाहिर असर कर दिया हो। और अब उसकी खौनख्वार आंखें झपके बगैर मेरे चेहरे पर मरकूज थीं और सीधा हाथ उसके नीचे गिरा लिया था। पांडे अपनी कुर्सी पर बैठा थर थर कांप रहा था। यकलख्त मुझे कंबल पोश बुजुर्ग का ख्याल आ गया जिन्होंने एक बार मुझे इस तरह नजर भर कर देखा था कि मैं लर्द उठा था। मुझे शुबा हुआ कि इस नेक बुजुर्ग ने अपने कुछ मख्फी ताकतें मेरे अंदर मुंतकिल कर दी थी। शायद इस वक्त वही गैबी कुव्वत मेरा साथ दे रही थी और मैंने आजमाने की खातिर टाइगर को दोबारा ठोस लहजे में मुखातब किया, तुम्हारा असली नाम क्या है? रंधेर, उसने किसी मामूल ही की तरह जवाब दिया। उसकी आंखें अब वीरान से नजर आ रही थीं। और यहाँ क्यों आए थे? पांडे जी से 10 लाख का चेक वसूल करने। किसके हुक्म से? मुझे नहीं मालूम, उसने जवाब दिया। मुझे फोन पर बास ने यही हुक्म दिया था। तुम्हारे बास का नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम, रणधीर ने संजीदगी से कहा। फिर तुम्हें यह कैसे मालूम होता कि वो तुम्हारा बास ही है? 35 के कोड नंबर से, उसने तेजी से कहा। और बहराम ने एक बार मुझे यही कोड नंबर बताया था और हुक्म दिया था कि उस कोड के हवाले के बाद जो हुक्म भी मिले उस पर अमल करूं। बहराम अब कहाँ है? मैंने बहराम के नाम पर चौंकते हुए सवाल किया। क्या संबंध था तुम्हारा उसके साथ? वो मेरा उस्ताद था लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। उसे मार डाला गया है और अब मैं उसकी जगह 35 के हुक्म की तामीर करता हूँ। पांडे के 10 लाख वसूल करके तुम उसका क्या करते? मुझे सिर्फ रकम वसूल करने का हुक्म मिला था। उसके बाद क्या होता मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। पांडे की हालत गैर होने लगी। वो फटी फटी नजरों से कभी मेरी तरफ देखता और कभी टाइगर या रंधेर की जानब घूरने लगता। अब तुम्हें मेरे हुक्म पर अमल करना होगा, मुझे मंजूर है। क्या तुम्हारे पास ऑटोमेटिक के अलावा कोई और असला नहीं है? नहीं। अपने निशाने पर तुम्हें विश्वास है? आज तक कोई उड़ती हुई चिड़िया को भी मेरी गोली से बचकर नहीं जा सकी। गुड, आदमी काम के हो। मैंने एक नजर पांडे को देखा और फिर रंधेर से तकमाना लहजे में बोला, तुम अब पांडे जी पर सिर्फ 2 फायर करोगे। इस तरह एक गोली सीधे हाथ पर लगे और दूसरी उल्टी टांग पर, और मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट दे रहा हूँ। उसके बाद हो सकता है कि यही अमल मुझे तुम्हारे साथ करना पड़े। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि पांडे जी को मरना नहीं चाहिए। और मेरा हुक्म सुनकर रंधेर तेजी से उठा और अब उसका रुख पांडे की सिमत था और ऑटोमेटिक फिजा में आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था। भगवान के लिए, पांडे कांपता और लड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ, अंदाजी अंदाज में गड़गड़ाया, और मेरा सारा दिन ले लो लेकिन मुझे गोली मत मारो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो मेरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक था। रंधेर का निशाना वाकई सच्चा था। आपस में 2 बार मध्यम आवाज में टच टच की आवाज उभरी और पांडे कराहता हुआ जमीन पर उलट गया। उसके सीधे हाथ और उल्टी रान से खून उबल रहा था। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और रंधेर को मुखातब करके ठोस आवाज में बोला, मैं जा रहा हूँ। मेरे जाने के ठीक 10 मिनट बाद तुम ये ऑटोमेटिक
अपनी कंपनी पर रखकर लिबलिबी दबाओगे? क्या तुम मेरा हुक्म सुन रहे हो? हाँ, रंदेर ने ख्वाबीदा कफियत में मेरे अल्फाज दोहराए। पांडे फर्श पर पड़ा हाथ पैर मार रहा था और मेरे लिए अब वहां मजीद रुकना मुनासिब नहीं था। मैं खामोशी से ऑफिस से बाहर निकला और बड़े इत्मीनान से चलता हुआ इमारत से बाहर आकर उस तरफ चल दिया जहां मैंने 2 फरलांग के फासले पर अपनी कार खड़ी की थी, लेकिन इस वक्त मेरी कार की नंबर प्लेट बदली हुई थी। मसलहतन इसका एहतमाम मैंने पांडे के ऑफिस में जाने से पहले ही कर लिया था। मैं दरअसल नसीम का इंतकाम लेने की खातिर पांडे के दफ्तर गया था, लेकिन वहां रणधीर की मौजूदगी ने मेरी मुश्किल हल कर दी। 10 मिनट बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठा सिविल लाइन एरिया की तरफ जा रहा था और कंबल पोश बुजुर्ग की बख्शी हुई उस ताकत के बारे में गौर कर रहा था जिसके बारे में मुझे पहली बार इल्म हुआ था। ना जाने क्यों मेरा दिल और मेरी छठी हिस्स गवाही दे रही थी कि अब मैं उन तागूती, शैतानी और नापाक कुव्वतों से भी आसानी से नबर्द आजमा हो सकता हूँ जिन्होंने अरसा हयात मुझ पर तंग कर रखा था। वो आवाज 100% मेरी अपनी ही थी जिसने टाइगर को बैठ जाने का हुक्म दिया था, लेकिन उसमें मेरे इरादे या किसी जज्बे का कोई दखल नहीं था। बस किसी गैबी इशारे के तहत गैर इरादी तौर पर वो कलमात मेरी जुबान से अदा किए गए थे। वो यकीनन उन्हीं कंबल पोश बुजुर्ग की करामत थी जिसने मेरी जुबान में एक मकनातीसी तासर पैदा कर दी और एक मुर्जा था जो कुदरत के इशारे पर रूनुमा हो गया। मगर एक बात अपनी जगह तय थी, मुझे यकीन था कि उस सफेद रवेश बुजुर्ग ने अपने कुछ ताकतें रूहानी तौर पर मेरे अंदर मुंतकिल कर दी हैं। अगर ऐसा ना होता तो टाइगर के हाथों मेरी मौत यकीनी थी। उसने बहराम का हवाला भी दिया था जिसे शहर का सबसे बड़ा बदमाश और दहशतगर्द कहा जाता था। फराज के बयान के मुताबिक बहराम पुलिस लिस्ट पर सरफहरिस्त था, लेकिन उसे ऊंचे हलकों की पुष्टपनाही हासिल थी। ऐसे अफराद की हमायत हासिल थी जो बरसरे इक्तदार पार्टी के अंदर मजबूत कुर्सियों पर विराजमान थे और जिनका महज एक इशारा किसी भी अहम से अहम तरीन फाइल को नजर आतिश कर देने के लिए काफी था। पांडे बेज़ाहिर बेकसूर था और खुद को कालका ने भी एतराफ किया था कि उसकी हैसियत किसी ऐसे खिलौने जैसी थी जिसे रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। वो 10 लाख का चेक भी मोहनी के इशारे पर ही काटने पर आमादा हो गया था और मेरा जाती मुशाहदा भी यही था कि पांडे सिर्फ एक बिजनेसमैन है जो सिर्फ अपने काम से काम रखने का आदी था। किसी नफा या नुकसान की खातिर वो किसी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने का आदी नहीं था। लेकिन नसीम को पेश आने वाले हादसे की इतला ने मेरे अंदर सुलगते हुए आतिश फिशां को जैसे खरीद दिया था। नसीम बेकसूर थी, मासूम थी और हमसे हजारों मील दूर बैठी थी, लेकिन उसे सजा सिर्फ इसलिए मिली कि वो मुझसे मुतल्लक थी। अकीदत तो एहतराम, जज़ा और सजा में भी हसीयत को बड़ा दखल होता है। चुनाचा मोहनी की कुव्वत ने उसे सिर्फ मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए एक हादसे से 2-4 कर दिया था। वो चाहती तो नसीम को अपनी नापाक ताकत के जरिए मौत की घाट भी उतार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो नसीम को जिंदगी भर के लिए एक अजाब में मुब्तला करके मुझे जहनी तौर पर कचूके पहुंचाने की मुतमनी थी और नसीम के इंतकाम के जवाब में मेरे जहन पांडे की तरफ मुड़ गया। वो भी बेकसूर था, मगर मैं भी उसे एक कर्बनाक सजा देकर मोहनी को बावर कराना चाहता था कि मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। मेरे जहन में पांडे और टाइगर के मुमकिन ताने बाने का ख्याल उभरा तो मुझे हंसी आ गई। कभी कभी तकदीर मेहरबान होकर इंसान के लिए ऐसे रास्ते पैदा कर देती है कि वह कामयाब भी हो जाता है और उस पर किसी किस्म का शुबा भी नहीं किया जा सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही इत्तेफाक सरदर्द हुआ। अपने मफरूजों की तस्दीक की खातर मैंने गाड़ी की नंबर प्लेट दोबारा तब्दील की और अपने असल हुलिये में सिराज के पास उसके दफ्तर चला गया और मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक सिराज इस वक्त ज़हनी तौर पर बड़ा मुंतशिर नजर आ रहा था। अब उसने मुझे अपने दफ्तर में देखकर हैरत का इजहार किया और मैं आपको एक जरूरी इतला देने आया हूँ, मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। गंदी कुव्वतें फिर से मेरे खिलाफ सरगर्म अमल हो गई हैं। लंदन में नसीम को एक हादसा पेश आया है जिसकी वजह से उसका खूबसूरत चेहरा दागदार हो गया। क्या ये इत्तफाकी हादसा नहीं हो सकता? सिराज ने एन पुलिस वालों की जैसे अंदाज इख्तियार किया। मास्टर टोनी को पेश आने वाले हादसों को आप क्या कहेंगे? मैंने तलख अंदाज इख्तियार किया। पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट जो मेरे वालिद की मौत पर तैयार हुई थी और डॉक्टरों ने जो बयानात दिए थे, उस सिलसिले में आपका क्या जवाब होगा? खान जाबर और बहराम की मौत के बावजूद अभी तक दानिश लापता है। जो मरीज बोशन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता था वो पुलिस के हाथ आ गया था, लेकिन किस हालत में? क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक था? आप शायद सही कह रहे हैं।
सिराज ने होंठ काटते हुए कहा, खुद मैं भी ऐसे ही वाकयात से दो चार हो रहा हूँ जिसने मेरी अक्ल गुम करके रख दी। हर वो मशकूक आदमी जो हमें मतलूब होता है वो मुर्दा हालत में पाया जाता है। कोई नई इतला? जी हाँ, सिराज ने कहा और फिर टाइगर की खुदकुशी और पांडे के जख्मी होने की कहानी सुनाते हुए बोला, टाइगर बहराम का दस्ते राज था और इसलिए वो हमारे काम आ सकता था, लेकिन उसने भी पुरइसरार तौर पर खुदकुशी कर ली। हालांकि पांडे के दफ्तर में काम करने वालों का बयान है कि उन्होंने ना तो गोलियां चलने की आवाजें सुनी और ना ही पांडे जी के ऑफिस के अंदर किसी किस्म की अफरा तफरी पाई गई। पांडे का क्या बना? मैंने मसनूई परेशानी का आधार किया। उनकी हालत तशवीशनाक तो नहीं। मेरा एक इंस्पेक्टर उस अस्पताल में मौजूद है जहां मिस्टर पांडे का ऑपरेशन हो रहा है। डॉक्टरों का ख्याल है कि पांडे बच जाएगा, लेकिन कोई बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती। क्या 10 लाख का वो चेक पुलिस के रिकॉर्ड पर आ गया है? जी हाँ, महज कागजी कार्रवाई की हद तक। मैं समझा नहीं। वो चेक किसी के नाम पर नहीं काटा गया, उस पर सेल्फ दर्ज है और पांडे के मुकम्मल दस्तखत भी नहीं है। मुकम्मल दस्तखत से आपकी क्या मुराद है? मैंने वजाहत चाही। पांडे अपने कारोबारी चेक पर JS पांडे के दस्तखत किया करता था, जबकि जो चेक पुलिस को मिला है सिर्फ JS और PA के तक दर्ज था। IC, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। तो पांडे के दस्तखत मुकम्मल करने से पहले ही दोनों फरीक के दरमियान कोई बदमजगी पैदा हो गई थी और उस बदमजगी के नतीजे में पांडे को गोली मार दी गई। लेकिन टाइगर या रणधीर की खुदकुशी के बारे में आप क्या कहेंगे? इसका जवाब शायद वो नवार्द दे सकता है जो पांडे के दफ्तर में खेला जाने वाला संगीन ड्रामे से कुछ कबल वहां आया था। दफ्तर वालों ने उसकी शिनाख्त के बारे में क्या बताया है? वो नवार्द का हुलिया सिर्फ बता सकते हैं। सिराज ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए जवाब दिया। दफ्तर वालों का बयान है कि उस शख्स को वहां उससे पहले कभी नहीं देखा गया। हो सकता है कि उसमें भी बोशन की कोई खतरनाक चाल हो। मैंने संजीदगी से कहा। बहराम खान, जाबर, पुलिस के मतलूबा मुसाफिर और फिर उसके बाद टाइगर, कि ये सब एक ही सिलसिले की कड़ियां नहीं हो सकती। मेरा जाती ख्याल भी यही है। लेकिन सिराज कुछ कहते कहते खामोश हो गया। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। लेकिन क्या? मैंने बड़ी सादगी से पूछा। जहां तक तागूती कुव्वतों का मामला है तो उसके नाकाबिल यकीन वाकयात मैं खुद अपनी निगाहों से देख चुका हूं। लेकिन एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? गंदी ताकतों की पुरइसरार कारगुजारियों के खिलाफ जवाब में इंतकामी कार्रवाई कौन कर रहा है? सिराज ने चुभते हुए लहजे में कहा, अब तक एक तरफ से जो अमल हुआ है, दूसरी जानब से उसका रद्द अमल भी जरूर हुआ है। समझा? मैंने जहर खन से जवाब दिया। दूसरी शख्सियत मेरे सिवा कोई और नहीं हो सकती, इसलिए कि नापाक और काली कुव्वतें मेरे ही पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं। आप गलत मकसद अखज़ कर रहे हैं मिस्टर शहबाज। सिराज ने बात बनाने की कोशिश की। हो सकता है कि हमें ट्रैक से हटाने की खातिर खुद नादीदा कुव्वतें ही यह खेल रही हों, या फिर आप गालबन नदीम का नाम लेते लेते रुक गए। मेरा लहजा तीखा हो गया। वो बहरहाल मेरा क्लास फेलो है, जिगरी दोस्त है और नसीम के रिश्ते की वजह से हमारे दरमियान एक खास ताल्लुक भी पैदा हो गया है। अगर आपके शुबे के मुताबिक पसे मंदर में नदीम का हाथ काम कर रहा है तो क्या आप उसे एक फितरी अमल नहीं कहेंगे? ओह, आप शायद बुरा मान गए। सिराज ने एक बार फिर वजाहत की। कभी आपका ताल्लुक भी पुलिस के महकमे से रह चुका है। हम किसी अमकान या पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैसे एक बात आपको बहरहाल माननी पड़ेगी कि मिस्टर नदीम का ताल्लुक जिस कारोबार से है उसे अच्छा नहीं समझा जाता।